हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस। आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पिछले क्लास में मैंने इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 1 अपलोड किया था, जिसमें मैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1700 और 1800, फिर उसी प्रकार से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये सभी बातें मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स आने वाले एग्जाम में, जहां पर जीएस का एक सेपरेट पॉइंट होता है, जिस एग्जाम में जीएस जीके पूछे जाते हैं, यानी उसमें एक इंडियन पॉलिटी भी रहता है। खास करके वो स्टूडेंट्स जो स्टेट पीसीएस, चाहे वो किसी भी पीसीएस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी से जो शुरुआत करने वाले हैं स्टूडेंट यूपीएससी प्रिपरेशन का, वो हमें फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा बताए हुए जो नोट्स आप बना सकते हैं हमारे वीडियो को देखने वक्त। तो ये आपके सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलेवेंट होने वाले हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, बिल्कुल मैं उनको बता दूं कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप हमारे इसके फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें, लेक्चर 1, ताकि वो संविधान की जो शुरुआत की बात कही गई है, संविधान की शुरुआत होती कब है, कैसे होती है, पहले किस प्रकार कानून बनते हैं, वो सभी मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है आप लोग से। तो इस लेक्चर में भी आने वाले जो एक्ट हैं, संवैधानिक पृष्ठभूमि, कॉन्स्टिट्यूशंस, ग्राउंड की बात, मैं ग्राउंड की बात करूंगा एकदम शुरुआत स्तर पे। तो चलिए एकदम बिल्कुल जो है, आप बिल्कुल इजी वे में पॉलिटी को समझेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सभी बातें सब जानते हैं कि क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इस बात को मैं ज़्यादा ये नहीं करता, अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल शेयर करेंगे। चलिए, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट तक हमारी बातें हो चुकी थी आपसे। अब मैं उसके बाद यानी 1786 का अधिनियम है, छोटे छोटे जो भी एक्ट हैं जिसके प्रावधान थोड़ा बहुत था, वो सभी बातें मैं डिस्कस करूंगा। कोई भी चीज़ मैं एलिमिनेट नहीं करूंगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जो इम्पोर्टेंट है उसमें मैं आपको बताने वक्त बता दूंगा कि कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो 1786 का जो अधिनियम है, इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या थे, चलिए देख लेते हैं। कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां मिल गई, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसको मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गई। अर्थात वो जो कार्य सेनापति करता था, अब वो कार्य गवर्नर जनरल ही करेगा। आफ्टर ऑल आप समझ पा रहे होंगे। तो पहला 1786 के ये रहा। दूसरा कहता है कि विशेष परिस्थिति में गवर्नर जनरल को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। मैंने क्या बोला? विशेष परिस्थिति में, यानी 1786 का अधिनियम के तहत यह तय कर दिया गया कि जो गवर्नर जनरल है, अगर कोई विषम परिस्थिति अगर आता है तो वो खुद जो है कोई भी निर्णय ले सकता है। उसे अपने सीनियर से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गवर्नर जनरल ही सर्वे सर्वा बन गया था 1786 के अधिनियम के तहत। इसके बाद आपका 1700, इसके दो ही मुख्य प्रावधान थे 1786 का। फिर आता है 1793 का चार्टर एक्ट। यहीं से चार्टर एक्ट शुरू होता है। इसके प्रावधान क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। कहता है आप पॉइंट 1 गेट कीजिएगा कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 साल के लिए और बढ़ा दिए गए। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई, उसके व्यापार के समय को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1793 का चार्टर एक्ट के तहत। पॉइंट नंबर दूसरा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, कि कंपनी के नियंत्रण वाले अधिकारियों को, कंपनी के नियंत्रण वाले अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। यानी कि जो कंपनी में कार्यरत थे ऑफिसर लोग, वो सभी ऑफिसर को अब जो है भारतीय कोष, यानी भारत के पैसों, भारतीय जो कोष थे, जो ट्रेजरी होता था भारत का, तो अब जो है कंपनी में जो भी अधिकारी पोस्टेड थे, वो सभी को भारत के कोष से उसका वेतन दिया जाने लगा। यानी 1 पॉइंट प्रोग्राम एक ही था कि हमें भारत को एनी हाउ लूटना है। तो यही एक चीज़ है।
तो भारतीय कोष से दिया जाने लगा। ठीक है। फिर कहता है गवर्नर जनरल का मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंसियों पर अधिकार स्पष्ट कर दिया गया। एक भी महत्वपूर्ण प्रावधान थे। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो जो है अब मद्रास और बंबई दोनों जगह पर अपना अधिकार कंप्लीट रूप से कर लिए। यानी अब जो है बंगाल का गवर्नर जनरल ही मद्रास और बंबई दोनों पर अपना अधिकार जमा लिया। आप समझ पा रहे हैं। यानी बंगाल का ही जो गवर्नर था वो मद्रास और बंबई दोनों पर अपना अधिकार बना लिया। किस एक्ट के तहत? 1793 का चार्टर एक्ट के तहत। ये याद रखिएगा, है ना। ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आता है आपने देख 1786, 1793, अब आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10.5 यानी 10.5% जो है 10.5% जो है लाभांश दिए जाने की व्यवस्था की गई। ठीक है। यानी कंपनी के जो भागीदार थे अब भारत के लाभांश राजस्व यानी भारत का जो रेवेन्यू होता था उससे 10.5% लाभांश जो है कंपनी के भागीदारों को देना था, दिए जाने की व्यवस्था की गई 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। फिर कंपनी के अगले 20 साल, है ना, 1793 तक आपने भी देखा। उसके बाद 1813 आया, उधर 93 7 और इधर 13 यानी 20 साल के लिए। अब जो है 1813 के बाद भी 20 साल के लिए जो है और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया और यह स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों का क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा हूं यहाँ पर कि 1793 में 20 साल के लिए बढ़ाया गया। अब 1813 में भी जो चार्टर एक्ट लागू हुआ, इस चार्टर एक्ट में भी 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। इस चार्टर एक्ट में भी जब लागू हुआ तो कंपनी के अगले 20 सालों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण यानी रेवेन्यू पर भी नियंत्रण। जैसे देखिए किसी को भी अगर तोड़ना हो तो उसके पॉलिटिकल और प्रशासनिक व्यवस्था को अपने अंदर कर लीजिए। प्रैक्टिकली बात है और वही ने कंपनी के लोगों ने वही किया। दूसरा रेवेन्यू यानी फाइनेंशियल, दोनों चीज को यदि आप किसी के ये दोनों चीज यदि आपके अंदर में है तो वो व्यक्ति आपके अधीन हो जाता है। और वही चीज हुआ हमारे भारत के ऊपर। पहला तो इसका राजस्व भी अपने अंदर कर लिया और कानून जो हुआ करता था वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी कंपनी के हाथों चला गया। इसके कारण हमारा भारत उस वक्त मजबूर हो चुका था। सीधी सी बात है, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है। अगर आप केवल बातों को गंभीरता से लेते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो 1793 में भी 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था और 1813 में भी 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और यह कहा गया कि इससे क्राउन यानी ब्रिटिश संसद पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रभाव पड़ता है, ये झूठ बोलता है, यानी दिलासा दिला देता है केवल ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ब्रिटिश संसद क्राउन को। जो ताज का शासन बाद में आता है 1858 में, तो ये हार पार करके ही आता है। वो ये कंपनी जो है अपना बहुत ज़्यादा जो है वर्चस्व दिखाना शुरू कर देता है भारत पर। यही कारण इतना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये तो कह दिया कि प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रभाव पड़ा कंपनी का भारतीय। अब उसके बाद देखिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये तीनों जो आपको मैं बताने वाला हूं अभी। ये पहला डिस्कस करते हैं कि कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ये जो है एकाधिकार जो था कंपनी का, जो एकाधिकार था, लेकिन वो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया, तो वो है 1813 का चार्टर एक्ट। यद्यपि इसका जो है चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि चीन के साथ क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आया है इससे क्वेश्चन। कहता क्या है कि कंपनी का भारतीय व्यापार पर तो एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार पर अधिकार बना रहा। कंपनी का जो है चीन के साथ व्यापार करेगा और चाय का व्यापार भी करेगा, इस पर एकाधिकार बना रहा। किस एक्ट के तहत? 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। फिर जो है दूसरा पॉइंट आता है
कि ईसाई धर्म प्रचारकों को, जो ईसाई धर्म प्रचारक थे वो भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा प्राप्त हो गई। यानी दूसरा पॉइंट क्या आपको मैंने बताया, ये वाली पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। तो सभी का मैं डिस्कस करता हूँ। तो ईसाई धर्म प्रचारक जो थे वो भारत में धर्म प्रचार के आने की सुविधा प्राप्त हो गई। उन्होंने पिछले एक्ट में ऐसा प्रावधान किया था 1793 में कि ईसाइयों लोगों को भारत में आने की सुविधा दी जाए। तो वही बातों को गंभीरता से लेते हुए 1813 का जब चार्टर एक्ट लागू हुआ, तब जो है ईसाई लोगों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। फिर 1813 के एक्ट के तहत ही पहली बार जो है भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की गई। यानी 1813 का चार्टर एक्ट के तहत जो भारतीयों थे, पहली बार यही लागू हुआ, जो भारतीयों की शिक्षा के लिए, जो भारत के थे, उनको शिक्षा अर्जन करने के लिए 1 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की गई थी। और ये भी किस एक्ट के तहत संभव हुआ, 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। इसके बाद महत्वपूर्ण आता है 1813 के बाद जो है आपका आता है 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो जो महत्वपूर्ण एक्ट है, और ये सभी जो आप पढ़ रहे हैं वो संवैधानिक विकास है, संवैधानिक पृष्ठभूमि है। देखिए धीरे धीरे लागू हो रहा है, धीरे धीरे एक्ट बन रहा है, इसको आप देखते चलेंगे। और मैंने आपको कहा कि जब भी आप हमारा लेक्चर देखें तो आप अपने पास नोटबुक और पेन जरूर रखें। जो भी मैं मेन पॉइंट को नोटिस करता हूं आप उसे जो है लिखने का प्रयास करें वीडियो पॉज कर करके, या बार बार आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो भी आप एक अच्छे नॉलेज आपके पास आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट, ये भी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। अंग्रेजों को बिना, देखिए 1833 का चार्टर एक्ट, अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के भारत आने, यहाँ रहने एवं भूमि खरीदने की अनुमति दे दी गई। यानी ये भी एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि भारतीय लोगों के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी थी। अब अंग्रेज जो था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अब यहाँ आकर के बिना अनुमति, यानी बिना वीजा, बिना लाइसेंस, बिना कोई अनुमति पत्र के भारत में आने, यहाँ रहने और भूमि खरीदने की अनुमति दे दी गई। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए कि भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ये भी महत्वपूर्ण है माय डियर एस्पिरेंट्स, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि 1833 का कि भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किस अधिनियम के तहत किया गया, 1833 के, ठीक है। और जो है घोषित किया गया, खत्म नहीं किया गया, आप बात को ध्यान दीजिएगा। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल को यह निर्देश दिया गया, गवर्नर जनरल को यह निर्देश दिया गया कि वह भारत में दास प्रथा खत्म करने की आवश्यक कदम उठाए। जो भी आवश्यक कदम हो सकते हैं दास प्रथा को खत्म करने की, जो भी आवश्यक खत्म, मतलब जो भी आप कदम उठा सकते हैं वो उठाइए, लेकिन दास प्रथा को खत्म किया जाए। ये लागू किया गया था 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। इसके बाद आता है चाय का व्यापार, जो मैंने बताया 1813 में कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार बना रह गया था, वो जो है 1833 में खत्म किया जाता है। प्रश्न पूछेगा कैसे कि किस अधिनियम के तहत कंपनी को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो आप क्या कहेंगे, 1833 का चार्टर एक्ट के तहत आपको ध्यान रखना है 1833 का चार्टर एक्ट। फिर जो है अगला पॉइंट कि भारत में सरकार का वित्तीय तथा प्रशासनिक रूप से केंद्रीयकरण करने का प्रयास किया गया। यानी कि देखिए मैंने दो बात बताई कि फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर ये दोनों को अलग अलग कर करके किसी भी सरकार के अगर उस पावर को अगर आप अपने अधीन कर लेते हैं तो वो सरकार उसके कब्जे में चला जाता है, यानी आपके अगर आप करते हैं तो आपके कब्जे में चला जाएगा। वही चीज किया कि भारत में सरकार का वित्तीय तथा प्रशासनिक रूप से केंद्रीकरण करने का, यानी सेंट्रलाइजेशन करने का प्रयास किया गया। यानी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अलग और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अलग, यहीं से द्वैध शासन वाली बात आपकी शुरू हो जाती है। प्रयास किया गया, अभी लागू नहीं हुआ इस एक्ट में। इससे कुछ और महत्वपूर्ण प्रावधान है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको
नोट करना है और इसे याद कर लेना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बना, किस एक्ट के तहत, 1830 का चार्टर एक्ट के तहत। तथा अगर पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, आपको याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग्स, मैंने बताया था पीछे। चलिए देखते हैं, मद्रास तथा बंबई की कानून बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया इसी एक्ट के तहत, यानी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है मद्रास और बंबई को कानून बनाने की शक्ति को समाप्त करके सब परिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। यानी कि जो भारत के अब गवर्नर जनरल, मैंने पिछले 1793 में बताया था एक्ट में कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वही मद्रास और बंबई का पर भी अपना अधिकार बना ले, लेकिन 1833 के तहत यह समाप्त कर दिया गया। और जो भारत के गवर्नर जनरल थे 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो भारत के गवर्नर जनरल थे वही अब पूरे भारत पर अपना रूल लागू करेगा। ये चीज़ 1833 का चार्टर एक्ट के तहत लागू कर दिया गया। इसको आप नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये चीज़ जो है, इस प्रकार की जो भी एक्ट्स थे मैंने आपको बताया, आगे और भी बताऊंगा। तो ये आगे 1853 के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। 1853 के बारे में आगे बात करेंगे। 1858 रह जाएगा इसके बाद, 1858 जिस का शासन कहते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप हमारे साथ बने रहें, ठीक है, ऑल द बेस्ट।